सबसे पहले हम एक बार अपने बेसिक चीज़ों को रिव्यू कर लें प्यारे दोस्तों। एक बार हम चाहेंगे सारी चीज़ों को रिवाइज करें। रिवीजन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सब ध्यान से आना। एक बार सब बोलते चलेंगे प्यारे दोस्तों। जरूरी है, नहीं तो हम जो भी पहले चैप्टरों में पहले दिनों में कर चुके उसे भूल जाना बहुत आसान है। बिजनेस में बहुत मज़ेदार टॉपिकों को हमने कवर कर लिया था अब तक, तो सब सावधानी से उसे सब बोलेंगे। मीनिंग के अंदर हमने दो तरीके से मीनिंग को डिस्कस किया था। वन इज़ कॉल्ड ट्रेडिशनल वे। ट्रेडिशनल वे में क्या था भैया, 3 स्टेप थे। सब बोलेंगे, जहाँ भी आप बैठे हैं वहीं आपको बोल के बताना है। क्या कितने स्टेप थे? 3। पहला, पैसा कहाँ से आए, कितने पैसे की जरूरत है, पैसा कहाँ से आए और उसका बेस्ट एप्लीकेशन क्या हो। 3 चीज़ों को हम पहले से ही डिसाइड कर लें। इन 3 चीज़ों के बारे में एनालाइज कर लें। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्यारे दोस्तों। फिर इसका मॉडर्न मीनिंग आया। मॉडर्न मीनिंग के अंदर इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था, हाईलाइट करना है इसे अपने आंसर में, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। प्यारे दोस्तों, वो सारी मैनेजियल एक्टिविटी जो एनहांस करें मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ के अंदर, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। सब बिल्कुल सावधानी से, एक एक स्लाइड प्यारे दोस्तों दिमाग में बैठी होनी चाहिए। फिर प्यारे दोस्तों, शेयर होल्डर वेल्थ का क्या मतलब? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कैसे मैक्सिमाइज हो जाएगी, क्या क्या तरीके हैं? 4 टूल है मेरे दोस्तों। सबसे पहला टूल क्या था प्यारे दोस्तों? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करेंगे। याद दिलाओ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए क्या करेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी को मोस्ट एफिशिएंट बना लेंगे तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, जो भी डे टू डे के एक्सपेंसेस के लिए हमें जितने पैसे की जरूरत है वो हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए प्यारे दोस्तों रोज। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड। फंड का मतलब पैसा कहाँ से आता है, या तो इक्विटी से या डेब्ट से। जो भी टोटल पैसा हमारे पास आ रहा है उसे बेस्ट जगह यूटिलाइज करें प्यारे दोस्तों, जिससे आरओआई मैक्सिमम हो, रिस्क मिनिमम हो प्यारे दोस्तों। फिर हमने पढ़ा था मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट। हमने किसी से बोरो किया तो अपने मनी लेंडर को समय पर रीपेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट और समय पर इंटरेस्ट की पेमेंट को हमें कॉन्फिडेंट में रखना चाहिए कि उसे हम देंगे समय पर और उसे पे भी करें प्यारे दोस्तों। आगे चलते हैं। 4 इंपॉर्टेंट टूल। इसके बाद क्या था, अपने आप से सोचो। नेक्स्ट स्लाइड थी फाइनेंशियल डिसीजन क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टास्क क्या हैं, फंक्शन क्या है प्यारे दोस्तों? 3 फंक्शन है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन, पैसा कहां लगाएं, अल्टरनेटिव डेवलप करेंगे, बेस्ट का चुनाव करेंगे। फाइनेंसिंग डिसीजन प्यारे दोस्तों, इस पे आज हम ज्यादा चर्चा करेंगे। फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर डेब्ट इक्विटी मिक्स का डिसाइड करेंगे। ये बड़ा टॉपिक है, एक छोटा सा चैप्टर ही ये फाइनेंसिंग डिसीजन इसके अंदर इनबिल्ट है, जिसकी आज सबसे ज्यादा हम डिस्कशन करेंगे प्यारे दोस्तों। डिविडेंड डिसीजन के अंदर जो भी हम पैसा कमाते हैं उसमें से कितना पैसा रिटेन्ड करें और कितना एज ए डिविडेंड में अपने इक्विटी को दें, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर सारे डिसीजन को हमने 2 भागों में बांट लिया था। वन इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म डिसीजन। लॉन्ग टर्म डिसीजन को ही क्या कहते हैं भैया? कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। अदर इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म डिसीजन। शॉर्ट टर्म डिसीजन को मेरे दोस्तों क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन प्यारे दोस्तों। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन का प्रोसेस क्या था? सबसे पहले हमने इसका मीनिंग पढ़ा। मीनिंग के अंदर था एनालाइज डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। अल्टरनेटिव्स डेवलप करेंगे, उसे एनालाइज करेंगे, एनालाइज करके बेस्ट जो प्रपोजल होगा उसको सिलेक्ट करेंगे और वो ऐसा होना चाहिए जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड था मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ रहे। इसका प्रोसेस क्या है मेरे दोस्तों? बड़ा आसान सा था प्रोसेस। कार खरीदने जाने का जो एक्टिविटी करेंगे, बेस्ट तरीके से कार कैसे खरीदें, वही सारा प्रोसेस इसमें शामिल था। अल्टरनेटिव डेवलप करेंगे, इन्वेस्टमेंट कहां कहां करें, अल्टरनेटिव्स बनाएं, कहां कहां कौन कौन सी मशीनें खरीद सकते हैं, हर एक मशीन का कैश फ्लो। कैश फ्लो 2 तरीके थे, याद दिलाओ, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। इनफ्लो कब होता है भैया? ईच एंड एवरी ऑपरेटिंग ईयर में, थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्लांट। आउटफ्लो कब होता है? इनिशियली स्टार्टिंग में, 0 पीरियड में। फिर इनफ्लो और आउटफ्लो पर बेस्ड रहकर हम इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न निकालेंगे, कितनी कमाई होगी। रिटर्न निकालने के बाद देखेंगे कितना रिस्क है उस इन्वेस्टमेंट पे, डूबने का पैसा कितना रिस्क है प्यारे दोस्तों।
रिस्क भी दो तरह का हो सकता है। रिस्क में होता है एक तो रिस्क ऑफ प्रॉफिट, हम प्रॉफिट कितना कम या ज्यादा कमाएंगे। एक होता है रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो हमने पैसा लगाया वो सारा ही ना डूब जाए कहीं। तो हर तरह के रिस्क को उस जो भी इन्वॉल्व है उसे निकालेंगे, फिर डिसीजन लेंगे। प्यारे दोस्तों, डिसीजन में क्या लिखना था? जहां पर आरओआई मैक्सिमम हो और सब तरह के रिस्क मिनिमम हो। ऑपरेटिंग रिस्क की खास हमने यहां पर चर्चा आपके साथ करी थी। आगे चलेंगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को दो भागों में बांटा था, वन इज कॉल्ड कैपिटल बस्टिंग और वर्किंग कैपिटल। इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैपिटल कैन बी डिवाइड इनटू टू पार्ट, वन इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल, अदर इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल में कौन कौन से आते हैं? प्लांट, बिल्डिंग, लैंड की इन्वेस्टमेंट, जिसे शॉर्ट पीरियड में आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फैक्टर इफेक्टिंग फिक्स कैपिटल क्या क्या थे? याद दिलाओ दोस्तों, सबको बोलना है, सब कोशिश करें। क्या थे भैया? इसके अंदर था नेचर ऑफ प्रोडक्ट। कोशिश करो, कोशिश करो, सब बोलो। क्या था भैया? नेचर ऑफ प्रोडक्ट। फिर नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन में याद दिलाओ क्या लिखना था? ऑपरेशन का स्केल बड़ा है तो फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगी, स्मॉल है तो कम लगेगी। मेथड ऑफ प्रोडक्शन में क्या लिखना था? याद दिलाओ, लेबर इंसेंटिव मेथड यूज कर रहे हैं तब तो मेरे दोस्तों फिक्स कैपिटल कम लगेगी। कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स यूज कर रहे हैं तो कैपिटल, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। अगर अपग्रेडेशन हमारे लिए नेसेसरी है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इंडस्ट्री के अंदर, तब हमारी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, अन्यथा कम होगी। अगर हम फ्यूचर में सोचते हैं ग्रो करना है तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ती रहेगी। अगर हम समझते हैं फ्यूचर में कंसिस्टेंट रहना है तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। प्यारे दोस्तों, ये वर्किंग कैपिटल में भी दोनों फिट हो जाते हैं ना। स्केल ऑफ ऑपरेशन भी वर्किंग कैपिटल में फिट होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस याद दिलाना है, कोशिश करो। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, अगर हमारे पास रिक्वायर्ड फाइनेंशियल रिसोर्सेज थ्रू आउट द ईयर, जितने भी जरूरत हो उतना बाजार में इजीली अवेलेबल हो, तब मेरे दोस्तों मुझे पैसा जोड़कर रखने की जरूरत नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस इजी है तो फिक्स कैपिटल कम लगेगी। अगर अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस इजी नहीं है तो मेरे दोस्तों फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। इसके बाद हमारा टॉपिक आया था वर्किंग कैपिटल। थोड़ा सा ये सब कर चुके, रिव्यू कर रहे हैं। रिव्यू करना जरूरी है, नहीं तो हम आगे वाला सीख जाएंगे लेकिन पीछे वाला भूल जाएंगे। इस विधि से और ये एनिमेशन के माध्यम से क्लासेस चल रही हैं, तो इसके अंदर बहुत मजेदार है, इंटरेस्टिंग है, तो आप अच्छे से इसको रिवाइज कर सकते हैं केवल 5 से 10 मिनट में। प्यारे दोस्तों, वर्किंग कैपिटल क्या थी? अ कैपिटल विच रिक्वायर फॉर डे टू डे वर्किंग इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। दो मीनिंग पढ़े थे, पहला तो ये। दूसरा क्या पढ़ा था? एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटी इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। प्यारे दोस्तों, इसका ये फॉर्मूला करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। फिर इसके अंदर हमने बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा की, वर्किंग कैपिटल को रुपीज में कैसे निकालें। प्यारे दोस्तों, यहां पर हमें कुछ प्रैक्टिकल और कुछ थियोरिटिकल पार्ट आया। प्यारे दोस्तों, हालांकि जब हम बिजनेस को 12th के अंदर पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रैक्टिकल और थ्योरी की मिक्सिंग रहेगी इस चैप्टर में, तो सावधानी से उसे करते रहना। फिर हमने पढ़ा ऑपरेटिंग साइकिल या ऑपरेटिंग लाइफ साइकिल क्या है। ऑपरेटिंग लाइफ साइकिल वो है जिसके अंदर कच्चा माल फैक्ट्री में डालते हैं और फिनिश प्रोडक्ट बनकर बाजार में बिक के पैसा वापस आ जाता है, उसमें कितना समय लगेगा। टाइम ड्यूरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। वर्किंग कैपिटल इज शुड बी इन टर्म ऑफ रुपीज एंड ऑपरेटिंग लाइफ साइकिल मस्ट बी इन टर्म ऑफ डेज और मंथ। इसके बारे में हमने काफी डिटेल में चर्चा करी। फिर आए हम वर्किंग कैपिटल के ऐसे फैक्टर जो उसको इफेक्ट करते हैं कि कितनी वर्किंग कैपिटल हमें कम चाहिए या ज्यादा चाहिए। प्यारे दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना, इसके अंदर दोनों साइकिल आ रहे हैं। वन इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल, माल बनाकर बिककर पैसा कितने देर में आएगा। जितना बड़ा ऑपरेटिंग साइकिल होगा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट उतनी ही ज्यादा होगी। जितना छोटा ऑपरेटिंग साइकिल होगा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट उतनी ही कम होगी। और इसी तरीके से दूसरा क्या है भैया? प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल के अंदर खाली वो समय लेते हैं जिसमें रॉ मटेरियल डाल के फिनिश प्रोडक्ट जितने समय में हमें मिलता है। तो ऑपरेटिंग साइकिल बड़ी बात है, प्रोडक्शन साइकिल उसी का सब पार्ट है, तो उसी को कहने का एक दूसरा तरीका है। प्यारे दोस्तों, स्केल ऑफ ऑपरेशन वही पुराना, ज्यादा ऑपरेशन का स्केल है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगी, अन्यथा कम लगेगी। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अगर पूरे साल कंसिस्टेंटली रॉ मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है तो मुझे गोडाउन में भरने की जरूरत नहीं है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। अगर बाजार में स्केर्सिटी ऑफ रॉ मटेरियल रहती है तो मुझे गोडाउन में ज्यादा भरना पड़ेगा, तब मेरी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी।
ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव हम डिस्कस कर चुके। क्रेडिट अलाउड, अगर हम लोगों को ज्यादा उधार देते हैं, डेटर को 3 महीने का उधार देते हैं, 6 महीने का उधार देते हैं, तो मेरा बहुत पैसा डेटर में लग जाएगा, तब मेरी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। प्यारे दोस्तों, इसका डायरेक्ट रिलेशन है। इसका डायरेक्ट रिलेशन क्या है? अगर क्रेडिट अलाउड ज़्यादा होगा, टाइम क्रेडिट अलाउड का ज़्यादा होगा, तो मेरी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। अगर क्रेडिट अलाउड का टाइम कम होगा, तो मेरी डेटर में इन्वेस्टमेंट भी कम लगेगी, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम लगेगी। इसे कौन सा रिलेशन कहते हैं? डायरेक्ट। टाइम ये ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा है, ये कम है तो ये भी कम। लेकिन मेरे दोस्तों, क्रेडिट अलाउड में, क्रेडिट अवेल्ड में इनडायरेक्ट रिलेशन है। ये क्या है? जो दुनिया मुझे उधार देती है, अगर दुनिया मुझे उधार ज्यादा समय के लिए दे, तो मेरे खुद के पैसे कम लगेंगे। प्यारे दोस्तों, इनडायरेक्ट रिलेशन है। प्यारे दोस्तों, इसके अन्यथा दूसरा ओपिनियन हम लेते हैं, अगर हमें क्रेडिट अवेल्ड उधार कम समय के लिए मिलेगी, तब हमारा पैसा खुद का ज्यादा लगेगा। क्या ये समझ में आती है प्यारे दोस्तों? ये सब हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। पहला डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, या उसे दूसरे नाम में इन्वेस्टिंग डिसीजन कहते हैं, वो हम चर्चा में ले चुके थे। फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर 2 स्टेज आती हैं। वन इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग, फिर मेरे दोस्तों दूसरी कैपिटल स्ट्रक्चर स्टेज। पहली स्टेज फाइनेंशियल प्लानिंग। अब इसके अंदर हम आगे चलेंगे, सावधानी से चलना, ध्यान से चलना। प्यारे दोस्तों, सबसे पहला था मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर एडवांस में सोच लेना। क्या सोच लेना भैया? कितने पैसे की जरूरत है, एडवांस में पहले से प्लान कर लेना, पहले से सोच लेना कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी प्रोजेक्ट में, पैसा कहां से लाएंगे, और उस पैसे का बेस्ट एप्लीकेशन क्या होगा। 3 चीजों को, ये वही 3 चीजें हैं जो हम ट्रेडिशनल एफएम के अंदर पढ़ के आए। प्यारे दोस्तों, कितने पैसे की जरूरत है, ये पैसा कहां से आएगा, और इसका बेस्ट एप्लीकेशन क्या हो। बेस्ट एप्लीकेशन को लिखते वक्त हम 2 चीज लिखेंगे, आरओआई मैक्सिमम होना चाहिए, रिस्क मिनिमम होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आगे चलते हैं। उम्मीद है यहां तक आ गया होगा। अब ये आगे थोड़ा सा मैं यहां पर तरीके को बदलता हूं, राइटिंग पैड पर लेकर चलेंगे। मेरे दोस्तों, एक बार मैं देख लूं कोई स्टूडेंट रह ना गया हो, बाहर हो। हाँ, एक बहन बाहर बैठी है, उसको रूम में एंटर कर लें एक बार। यहां तक किसी मेरे मित्र को कोई प्रॉब्लम प्लीज पूछो। सिमरन आ गया बहन? सिमरन ठीक बहन, थोड़ा लेट एडमिट हुई, मैं देख रहा था आप स्ट्रक थे बाहर डोर के। चलिए कोई बात नहीं बहन, अभी हमने जस्ट रिवाइज किया है, अब हम आज का टॉपिक यहाँ से आगे प्रस्यू करेंगे। सब बिल्कुल सावधानी से देखना। किसी मेरे मित्र को इसके दौरान कुछ पूछना है तो पूछें प्लीज। चलिए जी, फिर हम आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों, हमने अभी चर्चा करी फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर 2 स्टेज हैं। वन इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग, अदर इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। प्यारे दोस्तों, अब फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग हमने पढ़ लिया था, उसके अब हम दोबारा से डिस्कशन नहीं कर रहे। अब ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। अब जरा पहले ध्यान से इसे पूरा चौकन्ने होकर समझना मेरे दोस्तों। क्या है ये टॉपिक? कहता है ये फाइनेंशियल प्लानिंग में काम क्या क्या आते हैं, टास्क जो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आते हैं, या इसे दूसरे शब्दों में प्रोसेस भी कह सकते हैं, प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अच्छा, यहां पर शब्द आ रहा है प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है, पहले इसके बारे में थोड़ा सोच लेते हैं। एडवांस प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है प्यारे दोस्तों। प्लानिंग कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, एडवांस में सोचते हैं और अपनी स्ट्रेटजीज, प्लान्स, अपने रूल्स, रेगुलेशन, स्ट्रेटजीज को डेवलप करते हैं, जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट फॉर्म में बन जाए। इस चैप्टर में बेस्ट फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए हमें वर्ड लिखना पड़ेगा, वो सारी चीजों को एडवांस में सोचना, जिससे कि हमारे शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाए। सारी चीजों को एडवांस में सोचना जिससे कि शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाए। अब इसके अंदर क्या प्रोसेस हो, कैसे बनेगा? सबसे पहला काम भैया, आप एक एक करके बिल्कुल सावधानी से चलना, नोट्स बनाते चलना, दे आर वेरी शार्प, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला काम करेंगे हम फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे।
भैया फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। सपोज करो हमने सोचा कि हम अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं और बिजनेस के अंदर अब हमें पैसे की जरूरत है। वो पैसा कहाँ से लाएं, कैसे बेस्ट एप्लीकेशन करें, तीन काम ही आते हैं ना प्लानिंग में। भैया इन सारे काम का पैसा इकट्ठा करना, उसको बेस्ट रिसोर्सेज में एलोकेट करना, ये क्यों कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव क्या है? किसी का फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव हो सकता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, किसी एनजीओ का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं हो मेरे दोस्तों, सोशल वेलफेयर हो सकता है। मेरे दोस्तों, जो भी आपका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है कि हम पैसे का, फाइनेंस को क्यों रेगुलेट करें, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? एक बिजनेसमैन एफएम करेगा तो उसके तरीके अलग होंगे। एक एनपीओ में, एक एनजीओ के अंदर कोई फाइनेंशियल मैनेजर फाइनेंस के बारे में प्लानिंग करेगा तो प्यारे दोस्तों उसके तरीके अलग होंगे। तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, पैसे का प्लान हम क्यों करें, क्यों करें। बिजनेस के अंदर क्या होता है टारगेट? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ और लिख सकता हूं शेयर होल्डर वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। फिर एनजीओ के अंदर क्या हो सकता है? सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना। दे आर कॉल्ड फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बना ली। प्यारे दोस्तों, अब फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर हम ये तय करेंगे कितने पैसे की जरूरत है और पैसा कहां से लें। अब क्या अगर मान लीजिए हमें 5 करोड़ रुपए की जरूरत है तो बाजार में जाके किसी से भी उधार मांग ले? नहीं मेरे दोस्तों, उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे। उधार उससे मांगेंगे जो हमें बार बार परेशान नहीं करे, जिसकी बाजार में गुडविल हो, जो हमसे नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करे, जो हिडन फाइनेंशियल चार्जेस ना चार्ज करे। मेरे दोस्तों, हम अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में बोरोइंग करनी है, पैसा लाना है, कहां से लाएं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म करेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे। ध्यान से देख लेना, सीधा ये नहीं कि बाजार में गए और पैसा बोरो करने के लिए चले गए, इक्विटी शेयर इशू कर दिया, डिबेंचर इशू किए, बोरो करके ले आए। नहीं मेरे दोस्तों, टारगेट पहले कुछ और, पहले अपना ऑब्जेक्टिव बनाओ। ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तो उसी तरीके से हम बेस्ट एफिशिएंट वे से अपने काम को परफॉर्म कर सकें। फिर उस पैसे को कलेक्ट करने के लिए क्या क्या हमारी पॉलिसीज होंगी, किस किस से हम कलेक्ट करेंगे, किस किस से नहीं करेंगे, कितने इंटरेस्ट तक हम बोरिंग करेंगे, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद बोरिंग नहीं करेंगे, हम अपने इक्विटी शेयर होल्डर को क्या प्रॉमिस करेंगे कि उनके लिए हम ये करेंगे और ये नहीं करेंगे। वो सारी चीजों का हम डिसाइड यहां पर प्यारे दोस्तों करेंगे। प्यारे दोस्तों, फिर ये दो काम करने के बाद जो फाइनेंशियल प्लानिंग के मीनिंग में थे 3 स्टेप, वही 3 स्टेप यहां पर आ जाएंगे। सबसे पहला क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, हम कितने पैसे की जरूरत है, फाइनेंशियल नीड को फोरकास्ट करेंगे। फिर वो पैसा कहां से आए, वही 3 चीज आ रही है भैया ट्रेडिशनल मीनिंग की, दोबारा से देख लेना। वो पैसा हम कहां से लाएं? डेवलपिंग अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल फाइनेंस। पैसा कहां कहां से आए? जनरली 2 अल्टरनेटिव होते हैं पूरे मार्केट में। पैसा कहां कहां से आ सकता है? डेब्ट से या इक्विटी से। अल्टरनेटिव डेवलप करेंगे। फिर इस अल्टरनेटिव में से 5वां स्टेप क्या है भैया? बेस्ट अल्टरनेटिव का सिलेक्ट करेंगे। किसको सिलेक्ट करेंगे? बेस्ट अल्टरनेटिव। अब सवाल यह होता है बेस्ट अल्टरनेटिव क्या होगा। अब इसको जरा चौकन्ने होके सभी सुनना। प्यारे दोस्तों, अपन लोग बेस्ट अल्टरनेटिव उस अल्टरनेटिव को कहते हैं जहां, अब यहां पर आता है एक फाइनेंशियल कंट्रोल वर्ड, बड़े ध्यान से सुनना, फाइनेंशियल कंट्रोल। अच्छा, एक बात मैं आपसे कहता हूं, सपोज करो आपने एक शोरूम खोला करोल बाग में, शोरूम खोला और आपने उसमें 5 करोड़ रुपया लगाना था, तय किया। कितना करोड़ रुपया लगाना था? 5 करोड़ रुपया। बड़े ध्यान से सुनते रहना प्यारे दोस्तों। वो 5 करोड़ रुपया आपने अपने मोहल्ले के अंदर सबसे, हर एक घर से 1000 रुपया इकट्ठा किया और 5 करोड़ रुपया इकट्ठा करके सबको कहा कि तुम हिस्सेदार हो और सबको मालिक बना दिया उसे एक शोरूम का और शोरूम खोल लिया। प्यारे दोस्तों, ऐसे शोरूम के मालिक एक होंगे, हजारों हो जाएंगे। अब इतने हजारों मालिक हो जाने पर तब हम कहेंगे कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये सारे मालिक आपस में लड़ेंगे भी।
कोई भी डिसीजन इनसे निकलवाना हो तो सबको बिठाना होगा, एनुअल जर्नल बॉडी मीटिंग करानी पड़ेगी, सबको एक चीज पे रजामंद करना पड़ेगा, जो कि बड़ा मुश्किल टास्क होगा, और फिर हम डिसाइड कर पाएंगे। प्यारे दोस्तों, ऐसी हालात में कहेंगे कंट्रोल डाइवर्सिफाई हो गया। कंट्रोल क्या हो गया? डाइवर्सिफाई हो गया। बहुत लोगों के हाथ में कंट्रोल है। आप इसके उलट ऐसा कर सकते हैं, आपको 5 करोड़ की रुपए की जरूरत है, आपको शोरूम खोलना है। प्यारे दोस्तों, 5 करोड़ रुपए आप घर से निकाले और अपना बिजनेस खोल लिया। अब क्या डिसीजन लेने के लिए पड़ोसी के पास जाना पड़ेगा? तब मेरे दोस्तों कंट्रोल सोलो होगा, एक एक व्यक्ति के पास होगा, सेंट्रलाइज कंट्रोल होगा। प्यारे दोस्तों, हमें ऐसा अल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है जिससे कि फाइनेंशियल कंट्रोल हमारा ही रहे, वो बहुत ज्यादा हद तक डिसेंट्रलाइज ना हो जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेस्ट पॉलिसी का सिलेक्शन करेंगे जहां पर वर्ड बड़ा शानदार है। क्या रहे प्यारे दोस्तों? फाइनेंशियल कंट्रोल। कंट्रोल नहीं करे, वन इज कॉल्ड ऑपरेटिंग कंट्रोल, अदर इज कॉल्ड फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल हमारा रहे प्यारे दोस्तों। फिर जो भी हमने यहाँ प्लान, पॉलिसी और तरीके बनाए, उन सबको इंप्लीमेंट कर देंगे। प्यारे दोस्तों, ये 5-6 स्टेप हैं जो हमारे इस प्रोसेस के अंदर, फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस के अंदर आते हैं। एक बार दोबारा से इसके सुंदर से नोट्स बनाते रहना। पहला क्या था भैया? अच्छा, चार्ट देखो। एक ऐसे चार्ट के अंदर ऐसी फिगर बनाई गई है जो प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी प्रोसेस का क्वेश्चन आए तो पहले मैं ये पैराग्राफ नहीं लिखूंगा 5, पहले मैं ये चार्ट बनाऊंगा। चार्ट के अंदर पहला क्या था? डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या था? फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज एंड रूल्स। तीसरा क्या था? फोरकास्टिंग द फाइनेंशियल नीड, कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। चौथा क्या था? डेवलपिंग द अल्टरनेटिव ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस, अब ये जो पैसा जिसकी जरूरत है ये मैं कहां कहां से ला सकता हूं। पांचवा क्या था? सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव। बेस्ट अल्टरनेटिव के अंदर अभी हम एक बार दोबारा से यहां पे बता दें, क्या कहा था? ऐसा होना चाहिए जिसमें कंट्रोल हमारा रहे, कंट्रोल मैक्सिमम रहे और सेंट्रलाइज रहे। और यहां पर एक और था प्यारे दोस्तों, कोई और भी बता सकता है कैसा होना चाहिए? प्यारे दोस्तों, दूसरी बात बड़े ध्यान से सुनना, डेप्थ से अगर बोरिंग करूं तो बदले में मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता है। इक्विटी से बोरिंग करूं तो बदले में मुझे डिविडेंड देना पड़ता है। अच्छा, जो इक्विटी को डिविडेंड देना पड़ता है उसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करें, बड़ी नई टर्म है, बिल्कुल सावधानी से देखना। देन दिस इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी को बदले में जितना डिविडेंड देते हैं उसे क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसी तरह डेप्ट को बदले में जितना परसेंट इंटरेस्ट देते हैं दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ डेप्ट। प्यारे दोस्तों, दोबारा से बात कर लेता हूं। कॉस्ट ऑफ डेप्ट इंटरेस्ट हुआ जो मुझे डिबेंचर को देना है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी वो परसेंटेज हुई जो मेरे को डिविडेंड इक्विटी को देना है। दिस इज परसेंटेज डिविडेंड एंड दिस इज परसेंटेज इंटरेस्ट। अब मैं बोरो कहां से करूंगा? जहां से मेरी ये जो कॉस्ट है, दीज आर कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या कहेंगे इसे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैं वहां से बोरो करूंगा जहां मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम हो। मैं पहले डिबेंचर को चेक करूंगा, भैया कितना परसेंट ब्याज पर मुझे पैसा देते हैं। सपोज करो डिबेंचर होल्डर कहते हैं हम तो 12% इंटरेस्ट लेंगे। फिर इक्विटी को चेक करूंगा, मार्केट में क्या रेट पर वो सेटिस्फाइड होते हैं। सपोज करो इक्विटी वाले 8% पे हो जाते हैं, तो मेरी बोरोइंग तो इक्विटी से अच्छी होगी क्योंकि 8% उनका कॉस्ट मिनिमम है। सो सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव में दो चीजें हमने कही। क्या क्या कही? कंट्रोल सेंट्रलाइज रहना चाहिए, दूसरी चीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या आनी चाहिए? मिनिमम। ये नए शब्द हैं, बहुत सावधानी से इसे समझना। आप जल्दी से इसे कुछ अच्छे से बनाएं। मैं एक बार इंतजार करता हूं ताकि आप इसके सुंदर से नोट्स डेवलप कर लें। मैं 1 मिनट इंतजार करूंगा, सुंदर से नोट्स डेवलप करें मेरे प्यारे दोस्तों अच्छे से। सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव में दो चीजें हमने रखी, फाइनेंशियल कंट्रोल सेंट्रलाइज रहना चाहिए, और दूसरा क्या था भैया? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहां पर दो नए शब्द ले आया। डेप्ट को बदले में जो इंटरेस्ट देते हैं उसे क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ डेप्ट। इक्विटी के अंदर बदले में जो इंटरेस्ट देते हैं उसे क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? दोनों को अलग अलग सेपरेटली क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इक्विटी से लो तो के ई उन्हें डिविडेंड देना पड़ेगा,
डिबेंचर से बोरोइंग करें तो इंटरेस्ट, और शॉर्टकट में उसे हम क्या कहते हैं, के डी, उन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। हम उस सोर्स से पैसा बोरो करेंगे जहां से हमें कम से कम ब्याज या कॉस्ट देनी पड़े। सो फिर क्या करेंगे, ये सारी प्लानिंग करके उसे अप्लाई करना शुरू कर देंगे। 6 स्टेप हो गए फाइनेंशियल प्लानिंग के। प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। उम्मीद है सबने लिख लिया होगा। कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछो। किसी मेरे भाई बहन को प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछो। खुशी खंडेलवाल आ गया बहन? क्रिश आ गया भाई? क्रिश आ गया? क्रिश बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन आवाज उसकी नहीं आ रही। यश खंडेलवाल आ गया प्यारे दोस्त? युवराज आ गया भाई? युवराज आ गया? ठीक भैया, मैं आगे चलता हूं। प्यारे दोस्तों दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। सब अच्छे से पूरे कंसेप्ट के नोट्स बनाते चलना प्यारे दोस्तों, ध्यान से इसको अच्छे से डेवलप करना। प्यारे दोस्तों मेरी नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। भैया फाइनेंशियल प्लानिंग के फायदे क्या हैं? अच्छा, फाइनेंशियल प्लानिंग के फायदे तो बहुत फायदे हैं और बहुत तरीके से बनाया जा सकता है। फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर अभी हमने पढ़ा, हम जो कैपिटल है उसके बदले में जो इंटरेस्ट देना पड़ता है या डिविडेंड देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। प्यारे दोस्तों इक्विटी को बदले में कॉस्ट ऑफ इक्विटी देना पड़ता है, डेप्ट को बदले में कॉस्ट ऑफ डेप्ट देना पड़ता है। ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी को डिविडेंड परसेंटेज में कहते हैं। प्यारे दोस्तों कॉस्ट ऑफ डेप्ट को इंटरेस्ट परसेंटेज में कहते हैं। प्यारे दोस्तों इस पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे बड़ा फायदा हुआ मेरे को, जहां सबसे सस्ता ब्याज देना पड़ेगा, सबसे सस्ती कॉस्ट देनी पड़ेगी, वहां से बोरोइंग मैं आसानी से कर पाऊंगा। तो मेरे पास जो फंड्स बाजार से मैं बोरो करूंगा उसकी कॉस्ट मिनिमम होगी। इसीलिए हम कहेंगे कलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम फंड। ज्यादा से ज्यादा पैसा बोरो कर पाएंगे और बदले में कम से कम रिटर्न उन्हें देनी पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा फंड्स बोरो कर पाएंगे, ध्यान से सुनना, और बदले में मिनिमम रिटर्न मुझे उन्हें देनी पड़ेगी। प्यारे दोस्तों एक एक लाइन को साथ साथ लिखते जाना, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को बनाते जाना। क्या बोला भैया ये ऑप्टिमम फंड में? हाँ हाँ युवराज पूछो। मैं एक बार दोबारा से बताता हूं दोस्त। इक्विटी से पैसा जब हम बोरो करते हैं तो उसको डिविडेंड देना पड़ता है। मान लो मैंने हर एक इक्विटी से 100 रुपए लिए और उनको 2 रुपए मुझे साल के एंड में देना पड़ेगा, तो 2% मुझे उनको देना पड़ेगा। ये मेरी फर्म का खर्चा हो गया एंड दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। केई केडी क्या होता है? अगर मैंने 100 रुपए किसी से उधार लिए डिबेंचर को और वो बोले जी मेरे को तो 5% ब्याज चाहिए, तो 100 पे 5 बोले तो 5% ब्याज देना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ डेप्ट। तो ये केई और केडी दोनों बार बार टर्म आएंगी, नई टर्म है प्यारे दोस्तों, हमने नहीं पढ़ी, इसे बहुत चौकन्ने होकर सावधानी से लिख लो। केई क्या है प्यारे दोस्तों? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। केडी क्या है? कॉस्ट ऑफ डेप्ट। केडी का मतलब इंटरेस्ट परसेंटेज में कितना पे कर रहे हैं, केई का मतलब डिविडेंड परसेंटेज में कितना पे कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों यहां पर एक मित्र ने पूछा तो थोड़ा डीपर चलता हूं और ये कीमती चीज है मेरे दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं और इसके बारे में चर्चा करें। इक्विटी को बदले में डिविडेंड देते हैं, बहुत चौकन्ने होकर सुनना। इसी डिविडेंड को परसेंटेज में बना लिया तो केई हो गया। डिबेंचर को डेप्ट कहते हैं और बदले में मुझे इंटरेस्ट देना होता है रुपीज में, ये डिविडेंड रुपीज में, ये इंटरेस्ट रुपीज में। इसी को मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर लूं तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट आता है, के डी आता है। अब कोई मेरा मित्र पूछ सकता है जी के और के डी तो हमें निकालना बिल्कुल ठीक है, 100 रुपया मैंने बोरो किया और मैंने जब उधार लिया था तब वादा किया था 10% ब्याज दूंगा तो 10 रुपये देना ही है, तो मेरा दोस्तों 10% कॉस्ट ऑफ डेप्ट हो गया। सो सिंपल। लेकिन डिविडेंड तो फिक्स नहीं होता, कमाएंगे ज्यादा तो ज्यादा देंगे, कम कमाएंगे तो कम देंगे। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम कैसे निकालें, स्टेगनेंट कैसे होगी? तो मेरे प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं डूबी मरी पीटी फर्म की, बिल्कुल भी नहीं। हम बेस्ट ब्लू चिप कंपनी की चर्चा कर रहे हैं, हम अच्छी फर्म के बारे में फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छी फर्म एक कॉन्स्टेंट, मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री है, रिलायंस इंडस्ट्री को अब कोरोना एज के अंदर बहुत करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। प्यारे दोस्तों उसके बावजूद ही मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, रिलायंस इंडस्ट्री बिरला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री है, इसी तरीके से टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री है। इन सभी कंपनियों को पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत इस साल कोरोना के कारण नुकसान होगा।
लेकिन फिर भी इन बढ़िया कंपनियों की खासियत यह है, अगर अपने इक्विटी शेयर होल्डर को पिछले साल इन्होंने 10% दिया होगा तो इस साल 10% ये जरूर देंगी, क्योंकि ये बढ़िया कंपनी है। बढ़िया कंपनी की ये पहचान, घाटा हो, नफा हो, नुकसान हो, कुछ हो, ये अपने शेयर होल्डर को खुश रखती हैं। इसीलिए प्यारे दोस्तों, हम मार्केट को एनालाइज करेंगे और मार्केट के अंदर सपोज करो इन्वेस्टर चाहता है उसे 12% इंटरेस्ट मिलना, डिविडेंड मिलना चाहिए, तो हम उसे खुश करने के लिए 12% देंगे और वही मेरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी फ्लक्चुएट करती है, समय समय पर कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन डिटरमाइनेबल है। सो कॉस्ट ऑफ डेब्ट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दो टर्म। प्यारे दोस्तों, हम बोरिंग कहां से करेंगे? वहां से जहां पर दिस इज अल्टरनेटिव 1, अभी हमने पिछले में पढ़ा दिस इज अल्टरनेटिव 2, हम बोरोइंग वहां से करेंगे जहां पर मिनिमम कॉस्ट हो। सो मेरे दोस्तों, इससे क्या होगा? हमारे को फंड्स मिल जाएंगे मिनिमम कॉस्ट पे। अगर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स मिनिमम कॉस्ट पे होती हो तो उसके लिए बहुत सुंदर वर्ड आता है, ऑप्टिमम फंड है जी वो। तो ऑप्टिमम फंड क्या होगा? हमारे पास रिक्वायर फंड्स अवेलेबल हो मिनिमम कॉस्ट पे, जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर हम मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं। सो हमारा सबसे बड़ा फायदा, हमारे को जितने भी पैसे की जरूरत है इसमें हम सब प्लान कर लेते हैं और सबसे लीस्ट कॉस्ट के सोर्स से फंड्स को लेते हैं। प्यारे दोस्तों, दूसरा ये बहुत दाकड़ है, एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर। इसके अगले स्लाइड में हम इसमें बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी कैपिटल होती है प्यारे दोस्तों, उसके दो सोर्स होते हैं। वन इज कॉल्ड इक्विटी, मालिक, ऑनर्ड फंड प्यारे दोस्तों। दूसरा बोरोड फंड, बोले तो डेब्ट। दो फंड्स कौन कौन से होते हैं? किसी भी कैपिटल के दो सोर्स कौन से होते हैं? वन इज कॉल्ड इक्विटी, अदर इज कॉल्ड डेब्ट। अब थोड़ा सा यहां पे बहुत चौकन्ने होकर मेरी बात सुन। प्यारे दोस्तों, सपोज करो आपको एक बिजनेस करना चाहते हैं, आपके घर में आपकी जेब में 5 करोड़ रुपए पड़े हैं, आप कहते हो जी मैं तो बिजनेस करूंगा, बाहर से किसी से 1 रुपया बोरो नहीं करूंगा, उधार मांगूंगा तो मेरे को उसको फिक्स इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर बिजनेस ने ब्याज नहीं कमाया, बिजनेस में कमाई नहीं हुई, तब भी तो ब्याज हमें उनको देना पड़ेगा, हमें तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी जी। बात सच्ची है। तो मैं सारा पैसा इक्विटी से, हम 5 करोड़ अपने घर का सारा पैसा लगा दें, दैट इज कॉल्ड इक्विटी। कोई पर्सन कह सकता है जी मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं तो सारा पैसा बोरो करके लगाऊंगा, उधार ले लूंगा। उधार ले लूंगा तो सारा किससे हो जाएगा? डेब्ट से। मेरे दोस्तों, दोनों केसेस को कंपेयर करना। मैं यहां पर थोड़ा सा एक पेज बीच में इंसर्ट करता हूं ताकि इसके बारे में आपसे थोड़ी सी डिटेल चर्चा करूं। अच्छा, ध्यान से सुनना। अगर मैं सारा पैसा इक्विटी से ले लूं, बिल्कुल ध्यान से देखना, सारा फंड्स इक्विटी से कर लूं, ऑल फंड्स, मेरे को जितने पैसे की जरूरत है मैं वो सारा इक्विटी से ले लूं, तो मेरे दोस्तों मेरे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, मैक्सिमम हो जाएंगे। 5 करोड़ रुपए चाहिए, मैं बाजार में 100 रुपए के शेयर बेच के इक्विटी से ले लूंगा, तो मेरे दोस्तों 5 करोड़ रुपया, ये मैंने मान लीजिए बाजार में इतने रुपए की मुझे जरूरत थी। प्यारे दोस्तों, मैंने एक बाजार में अपना शेयर 100 रुपए का बनाया। कितने रुपए का बनाया? 100 रुपए का। मैं 100 से डिवाइड कर दूं तो मेरे बाजार के अंदर कितने मालिक हो गए? 5 लाख ऑनर हो गए। प्यारे दोस्तों, क्या ये समझ में आया? तो मैं 5 करोड़ रुपया बाजार से बोरो करूंगा तो 5 लाख मालिक हो जाएंगे, इक्विटी शेयर होंगे। हर व्यक्ति से मैं 100 रुपए लूंगा। तो प्यारे दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना, मेरा एक घाटा होगा, मेरे मालिक इतने ज्यादा होंगे जिससे कि मेरा कंट्रोल डाइवर्सिफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? कंट्रोल सेंट्रलाइज नहीं रहेगा, कंट्रोल क्या हो जाएगा? डाइवर्सिफाई कंट्रोल, डाइवर्सिफाई कंट्रोल। ये इसका घाटा है, ये इसका लॉस है। हमारा कंट्रोल एक का नहीं रहेगा, सबको कुछ भी चीज बात मनानी हो, कुछ भी डिसीजन लेना हो, इन सब 5 लाख इन्वेस्टर को बुलाना पड़ेगा, एनुअल जर्नल बॉडी मीटिंग करनी होगी, मनाना होगा, उसमें से कुछ लोग लड़ेंगे, मानेंगे नहीं, तो डिसीजन लेना मुश्किल हो जाएगा। इसका फायदा भी सुनो, मैं अगर इक्विटी से पैसा ले लूं तो प्यारे दोस्तों, मान लो कोई कंटीजेंसी आ जाए, क्या आ जाए? कोई कंटीजेंसी आ जाए, कोई कोरोना एज आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए,
अगर मेरा प्रॉफिट जीरो भी हो जाए, ध्यान से सुनना, प्रॉफिट क्या हो जाए, जीरो भी, तो मेरा यहां पर क्योंकि मैंने इक्विटी से बोरो किया है, मेरे पास फिक्स्ड कंपल्शन नहीं है कि इतना परसेंट उन्हें ब्याज या डिविडेंड पक्का देना ही देना है। तो मेरे दोस्तों मेरी कोई फिक्स्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं होगी। मुझे कोई डिविडेंड, कमाऊंगा तो डिविडेंड दूंगा, नहीं कमाऊंगा तो नहीं दूंगा। तो ये मेरा फायदा हो गया ना। इक्विटी का घाटा क्या है प्यारे दोस्तों, ध्यान से देख लेना। सारा फंड मैं इक्विटी से ले लूं तो मेरे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर ज्यादा से ज्यादा हो जाएंगे। इस कारण से मेरा कंट्रोल डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, डिसीजन लेना आसान नहीं रहेगा। फायदे घाटे ध्यान से सुनना, क्योंकि भविष्य में तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करना है, तुम्हें इसके बारे में पूरी बात पता होनी चाहिए प्यारे दोस्तों। दूसरे उलट कोई नेगेटिव समय आ जाए, जिस साल आपका प्रॉफिट जीरो हो जाए, अगर आपने बोरोइंग की हो डेब्ट से, तब तो आपका प्रॉफिट हो ना हो, आपको तो ब्याज देना ही पड़ेगा। लेकिन इक्विटी को तो आप कह दोगे आप सब तो मालिक को, हमने कमाया नहीं, हम तो नहीं देंगे इस साल डिविडेंड, बिल्कुल चलेगा। प्यारे दोस्तों इसको कंपेयर करना, अगर मैं बोरोइंग डेब्ट से करूं, कोई मित्र कोई क्वेश्चन पूछो, इस ए पार्ट में इक्विटी से बोरोइंग करें तो एक फायदा एक घाटा, अब डेब्ट से बोरोइंग करें तो किसी का कोई प्रॉब्लम है प्यारे दोस्तों, सबको आ गया। ध्यान से सुनना, अगर मैं डेब्ट से बोरोइंग करूं तो मेरे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, मेरे को सपोज करो मैंने पहला 1 करोड़ रुपया तो इक्विटी से बोरो कर लिया, अब मुझे बिजनेस एक्सपेंड करना है, 4 करोड़ रुपए और चाहिए, तो मैंने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से या पब्लिक से बोरोइंग कर ली और लोन ले लिया। अच्छा लोन लिया तो क्या मेरे नंबर ऑफ ऑनर बढ़ेंगे इससे? नहीं मेरे दोस्तों, नंबर ऑफ ऑनर नहीं बढ़ेंगे, नंबर ऑफ ऑनर्स वही सेम रहेंगे जितने पहले थे, इसीलिए कंट्रोल सेंट्रलाइज रहेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखना। अगर मैंने लोन लिया, बाजार में एक्सपेंशन करना था, 4 करोड़ रुपया और चाहिए था, मैंने लोन लिया और एक्सपेंशन कर लिया, क्या मेरे नंबर ऑफ ऑनर्स बढ़े? नहीं बढ़े। नहीं बढ़े तो मेरे नंबर ऑफ ऑनर्स सेम रह गए, और मेरा कंट्रोल, कंट्रोल को यहां पे कह लेता हूं फाइनेंशियल कंट्रोल, मेरे नंबर ऑफ ऑनर्स नहीं बढ़े तो मेरे को डिसीजन जो भी लेना है पुराने ही मालिकों को टेबल पे बिठाकर लेना, कोई बढ़े नहीं। लेकिन इसका ये तो हो गया फायदा, इसका एक लॉस भी होता है प्यारे दोस्तों, ये इसका प्रॉफिट हो गया। इसका लॉस क्या होगा मेरे दोस्तों? अगर किसी साल मेरा प्रॉफिट जीरो हो जाए, कंटीजेंसीज का समय आ जाए, तब भी मुझे लोन पर तो इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। तो मेरा यहां पर इंटरेस्ट पे करने का रिस्क बढ़ जाता है, इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल रिस्क। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? फाइनेंशियल रिस्क। रिस्क दो तरह के होते हैं, वन इज कॉल्ड ऑपरेटिंग रिस्क, आपने किसी साल एफिशिएंटली काम नहीं किया, वर्कर अच्छे नहीं थे, ऑपरेटिंग रिस्क। आपने पैसा जो कमाया उससे लोगों को ब्याज बहुत ज्यादा देना है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल रिस्क। क्या यह समझ में आता है डेब्ट इक्विटी के फायदे और घाटे? सब ध्यान से देखो। चैतन्य आ गया दोस्त, ये खुशी खंडेलवाल आ गया, भाविका आ गया, भाविका आ गया। सो मेरे दोस्तों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भैया। तो अब मुझे डिसाइड करना पड़ेगा किसी भी बिजनेस में कि पैसा मैं इक्विटी से लूं या डेब्ट से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ना अकेला इक्विटी अच्छा होता, ना अकेला डेब्ट। प्यारे दोस्तों किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम दोनों के मिक्स को रखते हैं। किसको रखते हैं? मिक्स को। अब मिक्स को रखना है तो मेरे पास यहां पे दो बड़ी कमियां हैं। एक तो मेरे को इक्विटी इतना होना चाहिए जिससे कंट्रोल मेरे पहुंच से बाहर नहीं जाए, और डेब्ट उतना रखना है जिससे मैं हर हालात में ब्याज दे सकूं। तो दोनों चीजों को अगर मैं साध लूं तो दोनों के फायदे को उठा सकूंगा। इसे हम कहते हैं डेब्ट इक्विटी मिक्स का चुनाव करना। ये कैसे करते हैं यही हम इस पूरे के अंदर पढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों वापस अपनी शीट पे आता हूं, जरा इसके बारे में कुछ डिटेल बना लेना, क्योंकि ये डेब्ट इक्विटी मिक्स को हम बार बार यूज करेंगे, और इक्विटी के घाटे फायदे, डेब्ट के घाटे फायदे, दोनों को आपको बार बार ये चीजों को देखना पड़ेगा इस चैप्टर में। सो मेरे दोस्तों मैं वापस चलता हूं। कोई मेरा भाई बहन कुछ बोलना चाह रहा है तो बोलें जी। हाँ युवराज कुछ कह रहे हो दोस्त? आ गया अच्छे से?
मेरे दोस्तों मैं वापस आया अपने मेन स्ट्रीम में। वापस देखना भैया, हमें जो फंड चाहिए वहां से मिल जाता है जहां कॉस्ट मिनिमम हो। दूसरा, एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर। एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब डेप्ट इक्विटी मिक्स का बेस्ट मिक्स हमें पता चल जाता है। फिर मेरे दोस्तों इससे हम ये भी देखते हैं कि पैसा जो मिला उसे हम कहां लगाएं जिससे कि आरओआई मैक्सिमम हो। आरओआई याद है ना प्यारे दोस्तों, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कहां लगाएं उसको भी बारे में पता चल जाता है। अभी कंट्रोल की बात करी, फाइनेंशियल कंट्रोल। कंट्रोल डाइवर्सिफाई नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेंट्रलाइज होना चाहिए। तो ये 4 इंपॉर्टेंट टास्क हैं जो फाइनेंशियल प्लानिंग के कारण हमें परफॉर्मेंस के अंदर मिल जाते हैं। सबसे पहला, चीपेस्ट फंड्स अवेलेबल हो जाता है। बेस्ट मिक्स ऑफ डेप्ट इक्विटी हो जाता है। तीसरा क्या था, इन्वेस्टमेंट ऐसे प्रोजेक्ट में हो जाती है, डिसीजन लेना ऐसे प्रोजेक्ट में हो जाता है जहां आरओआई मैक्सिमम हो, रिस्क मिनिमम हो, कंट्रोल सेंट्रलाइज रहे, ये हो जाता है। ये 4 फायदे होते हैं दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग करने के। अच्छे से बनाओ, बढ़िया से बनाओ। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। क्या ये आ गया? टाइम थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा तेजी से चलें प्यारे दोस्तों। आ जाओ, अभी हम पिछली ही शीट पे पूरी चर्चा कर रहे थे। अब पहली स्टेज थी फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंसिंग डिसीजन की पहली स्टेज थी फाइनेंशियल प्लानिंग, उसकी चर्चा हमने करी। फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग पढ़ा, प्रोसेस पढ़ा और उसके एडवांटेज पढ़े, इंपॉर्टेंस पढ़े, फायदे पढ़े प्यारे दोस्तों। उसकी दूसरी स्टेज है कैपिटल स्ट्रक्चर स्टेज। क्या भैया? कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर स्टेज के अंदर हमारे पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंस 2 होते हैं। वन इज कॉल्ड डेप्ट, अदर इज कॉल्ड इक्विटी। डेप्ट से अगर मैं बोरोइंग को लूंगा, डेप्ट से बोरोइंग को लूंगा तो मेरे दोस्तों फिक्स्ड इंटरेस्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा जो कि मेरा घाटा है, लॉस है प्यारे दोस्तों। लेकिन अगर मैं डिबेंचर से पैसा बोरो करूंगा, डिबेंचर से पैसा बोरो करूंगा तो मेरा जो फाइनेंशियल कंट्रोल है, वो मेरे मालिक जो नंबर ऑफ ऑनर हैं वो बढ़ेंगे नहीं, इसीलिए सेंट्रलाइज रहेगा। ये फायदे घाटे अभी पिछली स्लाइड्स में हमने डेवलप किए थे। इसी तरीके से इक्विटी के क्या घाटे फायदे थे प्यारे दोस्तों? इक्विटी के लॉस क्या थे? इक्विटी के लॉस थे, इक्विटी से बोरोइंग करें तो नंबर ऑफ ऑनर बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ ऑनर बढ़ जाते हैं तो कंट्रोल मुश्किल हो जाता है, डिसेंट्रलाइज हो जाता है। इसके दूसरा, इसका फायदा क्या था प्यारे दोस्तों? इक्विटी से बोरोइंग किए, किसी साल हमारा प्रॉफिट 0 हो गया, तब हमें फिक्स डिविडेंड देने का, फिक्स इंटरेस्ट देने का कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं होगा। सो प्रॉफिट क्या होगा प्यारे दोस्तों? कोई फिक्स्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ पेइंग डिविडेंड नहीं होगा। प्रॉफिट 0 है तो हम डिविडेंड नहीं देंगे। सो डेप्ट के घाटे, इक्विटी के घाटे, डेप्ट के फायदे, इक्विटी के फायदे। तो कहां से बोरो करें? केवल डेप्ट से नहीं, केवल इक्विटी से नहीं, दोनों का मिक्स होना चाहिए। तो इस स्ट्रक्चर में, कैपिटल स्ट्रक्चर में हम ये देखेंगे कितना पैसा हम इक्विटी से बोरो करें, कितना पैसा हम डेब्ट से बोरो करें, कैसे एक बिजनेसमैन सोचे कि डेब्ट से कितना ज्यादा लेना चाहिए और इक्विटी से कितना कम लेना चाहिए, या इक्विटी से कितना ज्यादा लेना चाहिए, डेब्ट से कितना कम लेना चाहिए। इसके बारे में बहुत अलग अलग थियरीज हैं, बहुत अलग अलग फंडामेंटल्स हैं, उनको डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, जब भी आए कैपिटल स्ट्रक्चर, डिसीजन ऑफ डेप्ट इक्विटी मिक्स, डेप्ट कितना होना चाहिए, इक्विटी कितना होना चाहिए, इक्विटी से बोरो करें तो ये प्रॉफिट लॉस होंगे, डेप्ट से बोरो करें तो ये प्रॉफिट और लॉस होंगे। तो मेरे को दोनों के प्रॉफिट चाहिए और दोनों के लॉसेस को लिमिटेड करते हुए करना, दोनों की लिमिटेशन को लिमिटेड करते हुए बनाते हुए चलना है। तो दोनों चीजों को हम लेकर रखेंगे, दैट इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। कौन सा डिसीजन प्यारे दोस्तों? कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। दिस इज वेरी स्मार्ट। सो सुंदर सा, जल्दी से नोट्स बनाओ। इसे हमने डेब्ट और इक्विटी के प्रॉफिट और लॉस को इस तरीके से टेबल बना के पॉइंट्स में लिखा। आप इसे थ्योरी से अच्छे से प्रेजेंट करके आएंगे। ये चार्ट जरूर बना के आएंगे। ये चार्ट, सबसे पहले ये टेबल,
ये टेबल बना के आएंगे। सबसे पहले कोई भी टीचर इसी को देखे, डेब्ट इक्विटी मिक्स का डिसीजन कैपिटल स्ट्रक्चर। फिर ये सर्कल बनाएंगे। प्यारे दोस्तों इक्विटी देखो कम लिखी है, डेब्ट ज्यादा लिखा, डेब्ट ज्यादा होना चाहिए, इक्विटी कम लिखी होनी चाहिए। कोई मेरा मित्र होगा हम में से जरूर, कोई स्मार्ट, कोई मुझे बता सकता है डेब्ट इक्विटी की बेस्ट रेशो क्या होती है? आप सबसे मैं पूछता हूं, किसी को शायद पता हो डेब्ट इक्विटी की बेस्ट रेशो क्या होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में? प्यारे दोस्तों कोई बताने की कोशिश करो, किसी को जरूर पता होगा, ध्यान से देखो। मैं पूछता हूं डेब्ट और इक्विटी की किसी फर्म में क्या रेशो होनी चाहिए? 1:1 होनी चाहिए, इक्विटी ज्यादा होना चाहिए, डेब्ट कम होना चाहिए? कोशिश करो। अच्छा मैं जिससे पूछूं बताना है। प्यारे दोस्तों सबसे पहले बताएगा मुझे प्रणव सोनी। प्रणव सोनी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो बताओ, अपना ओपिनियन रखो, खुद का पैसा ज्यादा लगाओगे या बाहर वालों का? वेरी गुड प्रणव, सोचना है और जवाब देना है प्यारे। मेरा भाई कहता है प्रणव सोनी बाहर वालों का पैसा लगाऊंगा ताकि फर्म अगर डूब जाए तो मेरे को कुछ नहीं हो, मैं घर जाके आराम से बैठ जाऊं। ठीक मेरे दोस्तों, ओपिनियन है, ओपिनियन सबकी लेंगे प्यारे दोस्तों, एक एक करके सब बताएंगे। हाँ राधिका बहन, आपको बताना है, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करो तो कौन सा पैसा ज्यादा लगाओगे? हाँ राधिका बहन कहती है मेरे को तो अपने घर पे भरोसा है, मैं बाहर वाले से बोरिंग पे विश्वास नहीं करती, मैं तो अपने घर से मालिकों का लगाएंगे। हाँ सेजल आप बताओ, इक्विटी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो कौन सा पैसा ज्यादा लगाओगे? सेजल आपको बताना है बहन। हाँ सेजल बहन कहती है डेब्ट, क्या कारण भी बता सकते हैं बहन? डेब्ट ही ये ज्यादा होना चाहिए ये पक्का है, क्या कारण भी बता सकते हैं? कोशिश करो। सबको मैं देखो चार्ट में मैंने डेप्थ का बहुत बड़ा एरिया छोड़ा, डेप्थ पक्का ज्यादा होता है, कोई बताने की कोशिश करो इक्विटी से डेप्थ ज्यादा होना चाहिए, क्यों? बहुत। हाँ, हाँ। अच्छा राधिका बहन कहती है तो ग्राफ गलत है जी, इक्विटी का होना चाहिए। ओपिनियन है बिल्कुल, अपनी हर एक की ओपिनियन हो सकती है। बोला उल्टा कर दो जी, डेप्ट की जगह इक्विटी कर दो और इक्विटी की जगह डेप्ट कर दो आप, क्योंकि हम तो अपना पैसा ज़्यादा लगाएंगे, डेप्ट से पैसा करेंगे तो एक तो 5 साल बाद उन्हें वापस देना पड़ेगा, फिर हर साल उन्हें ब्याज भी देना पड़ेगा, ये तो बड़ा घाटे का सौदा है, इसीलिए नहीं। एक ओपिनियन है, ये राधिका बहन जो ओपिनियन रख रही है ये इंडिया की ट्रेडिशनल ओपिनियन है। अभी जो हिंदुस्तान में जो पुराने बिजनेसमैन थे इस ओपिनियन से काम करते हैं। प्यारे दोस्तों मैं चाहूंगा हम सब भविष्य में जो बिजनेसमैन बनने वाले हैं उसका ओपिनियन इतना अच्छा हो, इतना डीपर हो, इतना एनालिटिकल हो कि वो और ज्यादा नए तरीके से ओपिनियन को डेवलप कर सके। सो मेरे दोस्तों जवाब तो यही है, डेप्ट ज्यादा होना चाहिए इक्विटी से। लेकिन राधिका के तब क्वेश्चन जायज खड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे ये तो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन बड़ा होगा, उधार ज्यादा ले लिया तो ब्याज की तलवार हमारी गर्दन पे लटकेगी, फिर उन्हें एक निश्चित समय के बाद पैसा भी वापस करना होगा पक्का। फिर भी मैं पक्ष में रहूंगा, डेप्ट से ज्यादा पैसा लूंगा, अपने घर का पैसा कम लगाऊंगा। क्यों? इस क्वेश्चन के साथ मैं छोड़ देता हूं आपको थोड़ा सा एनालाइज करना। मेरे प्यारे दोस्तों आपके पास बहुत सुंदर दिमाग है, क्यों ऐसा करें इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट मेरा कंसेप्ट भी है। वो कंसेप्ट है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। पिछले 5 सालों से कोई एक साल ऐसा नहीं हुआ जिस साल वो क्वेश्चन नहीं आया हो, हर साल आ रहा है प्यारे दोस्तों, आपके साल में भी पक्का आएगा। क्योंकि ये देखो ना कितना रियलिस्टिक क्वेश्चन है कि पैसा कहां से लाएं ज्यादा, इक्विटी से या डेब्ट से, ये डिसीजन तो हर मालिक को पता ही होना चाहिए। तो इसके बारे में बहुत मुझे प्रैक्टिकल, यहां मेरा इस चैप्टर के अंदर बिजनेस स्टडी का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पक्का आ रहा है भैया 5 मार्क्स का, तो वो 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कवर करूंगा, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की कहानी भी सुनाऊंगा। आप तब तक अगली क्लास तक इसकी सोचें, डेब्ट इक्विटी आप भविष्य में बिजनेस करें तो क्यों मैं कह रहा हूं कि डेब्ट से ज्यादा बोरिंग करूंगा। हाँ जी। एक कारण सेजल बहन ने बिल्कुल बहुत बढ़िया बताया, वो बोला भैया डेब्ट से बोरिंग करेंगे तो कंट्रोल सेंट्रलाइज रहेगा, बहुत बढ़िया, ऐसे और कारण खोजने हैं। हाँ यश खंडेलवाल कोशिश करें, शाबाश।
हाँ शाबाश, बिल्कुल। ये खंडेलवाल ने बिल्कुल खंडेलवाल वाला तमका अपनाया है। बोलता है डेब्ट पे जो ब्याज देते हैं वो तो मेरा खर्चा हो जाएगा, ब्याज देने से खर्चा हो जाएगा तो मेरे प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट कम हो जाएगा, सरकार को टैक्स कम जाएगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसे 5 पॉइंट सब मेरे स्मार्ट मित्रों को खोज कर अगली क्लास के अंदर लेके आने हैं। मेरे पास नेक्स्ट क्लास के टाइमिंग का सायरन बज रहा है, सो मैं इसको थोड़ा सा यहीं तक रोकता हूँ। प्यारे दोस्तों, किसी की कोई प्रॉब्लम? सबको आ गया? अच्छे से आ गया? अच्छे से इसको डेवलप करना है। अच्छा प्यारे दोस्तों, सबको अपनी अपनी एक बार रुकें जरा।